आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस के बारे में, जो कि हमारी फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के यूनिट 2 का टॉपिक है। तो बात करें हम लोग यहाँ पे फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस के बारे में, तो देखो यहाँ पे इसको समझने से पहले हम लोग कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। तो एसिड और बेस के बारे में तो अब तक आप लोग को पता चल ही गया होगा। एसिड हमारे वो सब्सटेंस होते हैं जो कि यहाँ पे क्या करते हैं, H प्लस आयन को रिलीज करते हैं, ठीक है। और बेस हमारे क्या करते हैं, OH माइनस आयन को रिलीज करते हैं। यानी सिंपली बात करें तो एसिड के अंदर हमारा मेन कंपोनेंट होता है H प्लस, ठीक है, और बेस के अंदर क्या होता है OH माइनस। इतना क्लियर है ना? ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस का क्या मतलब है। देखो, फिजियोलॉजिकल का मतलब क्या है, हमारी बॉडी के अंदर का जो फिजियोलॉजी यानी कि फंक्शन है, ठीक है। और एसिड बेस बैलेंस का मतलब क्या है, यानी एसिड और बेस के बीच में यहाँ पे बैलेंस बनाना। तो यहाँ पे देखो, आप लोग बहुत ही सिंपली समझो, जैसे हमारी जो बॉडी है, ठीक है, तो उसके अंदर जो भी फ्लूइड्स हैं उनका यहाँ पे कुछ जो है डेफिनेट पीएच होता है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर जो भी फ्लूइड्स है, जैसे हमारा ब्लड हो गया, लिम्फ हो गया, यूरिन हो गया, ठीक है। तो इन सबका ना यहाँ पे एक फिक्स पीएच होता है। जैसे हम लोग बात करें, जैसे जो हमारा ब्लड होता है, ठीक है, ब्लड, तो ब्लड का हमारा यहाँ पे पीएच होता है जो है कितना होता है, यहाँ पे 7.4 के करीब होता है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे फ्लक्चुएट करता रहता है, बट यहाँ पे 7.4 होता है। यानी ब्लड का हमारा यहाँ पे एक बेसिक पीएच होता है, ठीक है। आप लोग को पता है ना, 7 के ऊपर अगर पीएच है तो बेस होता है, और 7 के नीचे है तो एसिड होता है। तो ब्लड का पीएच कितना है, 7.4, यानी कि यहाँ पे ये जो ब्लड है हमारा, ये बेसिक नेचर का होता है। अब देखो क्या हो अगर यहाँ पे इसका पीएच जो है 7 से नीचे आ जाए। मान लो हमारी बॉडी में कुछ चीज़ें हुई और उसकी वजह से क्या हो कि अगर ब्लड का पीएच मान लो अगर 7 से नीचे, मान लेते हैं हम लोग 6.5 हो गया, तो अब क्या होगा, ब्लड का पीएच यहाँ पे क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। और इसकी वजह से क्या होगा, देखो हमारी बॉडी में जब एसिड का जो है अमाउंट बढ़ने लगेगा तो क्या होगा, जलन होने लगेगी हमारी बॉडी में, ठीक है। और उसी तरीके से मान लो अगर इसका पीएच जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो बहुत ज़्यादा बेसिक हो जाएगा, और उसकी वजह से भी अलग अलग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो यानी कुल मिलाकर बात यह है कि हमारी बॉडी के अंदर यहाँ पे जो भी लिक्विड्स हैं, ठीक है, या फिर जो भी चीज़ें हैं, तो उनका जो पीएच है वो बना रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अगर यहाँ पे उसमें चेंजेस होते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि हमारी बॉडी के अंदर खुद का एक ऐसा सिस्टम होता है, ठीक है, जो यहाँ पे हमारी बॉडी के अंदर जो भी यहाँ पे ऑर्गन्स हैं, जो भी रिएक्शन है, जो भी फ्लूइड है, उनका यहाँ पे जो पीएच है वो यहाँ पे मेंटेन रखती है, ठीक है। यानी जितना पीएच है उसको यहाँ पे मेंटेन रखती है। तो उसी को हम लोग यहाँ पे आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, कि कैसे हमारी बॉडी जो है यहाँ पे अपने पीएच को मेंटेन रखती है। तो बात करें हम लोग यहाँ पे एसिड बेस बैलेंस के बारे में, तो ये हमारी एक होम्योस्टेसिस प्रोसेस का पार्ट है। अब होम्योस्टेसिस मैंने आप लोग को HAP में बहुत अच्छे से पढ़ाया था। होम्योस्टेसिस का मतलब क्या होता है, हमारी बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को यहाँ पे मेंटेन रखना, यानी हमारी बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट यहाँ पे जैसा है, ठीक है, यानी हमारी बॉडी के अंदर जो भी चीज़ें जैसी हैं वैसी ही रहे, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत ना आए। तो अगर एसिड बेस जो है इम्बैलेंस हो गया तो हमारी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ पे क्या है ना कि एसिड बेस बैलेंस जो है हमारी होम्योस्टेसिस का एक पार्ट है, ठीक है, जो कि क्या करता है, यहाँ पे पीएच को जो है मेंटेन रखता है। अब देखो यहाँ पे जो हमारी बॉडी के अंदर जो मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस हैं, ठीक है, वो यहाँ पे एक स्पेसिफिक पीएच पे होती है, ठीक है। और अगर इस पीएच में यहाँ पे चेंज हो गया तो क्या होगा, मेजर डिस्टर्बेंस हो सकती हैं। अब जैसे देखो इस वाले एग्जाम्पल को आप लोग समझो। जैसे हमारी ब्लड का जो नॉर्मल पीएच होता है वो कितना होता है, 7.42। और यहाँ पे ध्यान से सुनना, जो हमारे ब्लड के पीएच की सर्वाइवल रेंज होती है वो होती है 6.8 से लेके 8 के बीच में। यानी देखो यहाँ पे ये क्या कहना चाह रहा है कि जो हमारे ब्लड का पीएच है वो कितना है, 7.42। तो अगर इसका पीएच जो है 6.8 से नीचे गया या फिर 8 से ऊपर गया तो यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ पे जो पीएच है वो इस लिमिट को क्रॉस किया तो उसकी वजह से क्या हो सकती है, इट मे लीड टू डेथ, यानी कि इंसान की यहाँ पे मौत तक हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो पीएच बैलेंस है वो यहाँ पे बना रहे। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं जो है सिस्टम्स दैट रेगुलेट्स द पीएच बैलेंस, यानी हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन से सिस्टम होते हैं जो कि यहाँ पे पीएच को यहाँ पे मेंटेन रखते हैं। तो बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर हमें यहाँ पे 3 सिस्टम देखने को मिलते हैं जो कि हमारी बॉडी के पीएच को मेंटेन रखने का काम करते हैं। इसमें पहला होता है हमारा बफर सिस्टम, ठीक है, और दूसरा होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, और थर्ड होता है हमारा रीनल सिस्टम। अब यहाँ पे देखो आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ आप लोग समझो। जैसे देखो यहाँ पे आप लोग को पता है ना कि अगर हमारी बॉडी के जो हमारा एसिड होता है, ठीक है, तो उसमें हमारा मेन कंपोनेंट क्या होता है, H प्लस। यानी सिंपली बात करें तो अगर हमारी बॉडी के अंदर H प्लस बढ़ रहा है तो हमारी बॉडी के अंदर क्या होगी, एसिडिटी बढ़ेगी, यानी एसिड का अमाउंट यहाँ पे बढ़ेगा, है ना। क्योंकि देखो एसिड का मेन पार्ट क्या होता है, H प्लस, तो H प्लस अगर बढ़ेगा तो यानी एसिड बढ़ जाएगा।
और अगर H प्लस यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी में कम हो गया, ठीक है, तो क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर बेसिसिटी बढ़ेगी। यानी सिंपली बात करें तो जो हमारा H प्लस है, ठीक है, वो हमारी बॉडी के अंदर एक नॉर्मल लेवल पे मेंटेन रहे, वही अच्छा होता है, ठीक है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर H प्लस होता है लेकिन नॉर्मल लेवल पे होता है। अब अगर नॉर्मल से बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो एसिडिटी हो जाएगी, और नॉर्मल से बहुत ज़्यादा घट गया तो क्या होगा, बेसिसिटी हो जाएगी। तो एसिड बेस बैलेंस में हमें यही पढ़ना है कि जो हमारा H प्लस है, अगर वो बढ़ गया है तो उसको कैसे मेंटेन करना है, और अगर घट गया है तो उसको कैसे यहाँ पे नॉर्मल लेवल पे मेंटेन करना है। देखो ये चीज़ अगर आप लोग को समझ में आ गई तो आगे की पूरी वीडियो आप लोग को बहुत ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समझ रहे हो ना, बहुत ही सिंपल है यार। देखो अगर एसिड का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो एसिडिटी, और अगर बहुत ज़्यादा घट गया, ठीक है, तो बेसिसिटी। देखो बॉडी के अंदर एसिड और बेस दोनों होते हैं, ठीक है, लेकिन एक बैलेंस लेवल पे, ठीक है। अगर ज़्यादा हो गया तो दिक्कत है, कम हो गया तो भी दिक्कत है। तो यहाँ पे हम लोग बात करें अगर अपने पहले सिस्टम की, तो ये होता है हमारे यहाँ पे बफर सिस्टम। तो अब हमारा ये जो बफर सिस्टम है ये काम कैसे करता है, तो ये हमारी बॉडी के अंदर जो स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस होते हैं उनको यहाँ पे जो है वीक एसिड और वीक बेस में कन्वर्ट कर देता है। और जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारे वीक एसिड और वीक बेस हैं, ठीक है, ये यहाँ पे जो है हमारे पीएच में कोई रैपिड या फिर ड्रास्टिक चेंज जो है नहीं अलाउ करते हैं। यानी सिंपली बात करें तो ये हमारे पीएच को बहुत ज़्यादा यहाँ पे नहीं बढ़ने देते हैं, जिसकी वजह से क्या है, हमारी बॉडी का जो पीएच बैलेंस है वो यहाँ पे मेंटेन रहता है। अब हमारी बॉडी के अंदर यहाँ पे जो है हमें 3 टाइप के बफर सिस्टम देखने को मिलते हैं, ठीक है। जिसमें पहला होता है हमारा बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम, दूसरा होता है हमारा फॉस्फेट बफर सिस्टम, और थर्ड होता है हमारा यहाँ पे प्रोटीन बफर सिस्टम, ठीक है। तो इन तीनों यहाँ पे, ये तीनों यहाँ पे अलग अलग तरीके से काम करते हैं, तो इनको हम लोग यहाँ पे एक एक करके समझ लेते हैं, ठीक है। तो बात करें हम लोग यहाँ पे बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम के बारे में, तो ये हमारे ब्लड पीएच का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेगुलेटर होता है, ठीक है। और ये यहाँ पे हमें जो है अपनी ब्लड प्लाज्मा और किडनी में देखने को मिलता है। तो अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं केस फर्स्ट के बारे में। यानी कि इसमें क्या हो रहा है कि अगर हमारी बॉडी में मान लो बहुत ज़्यादा H प्लस आयन बढ़ गए, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, एसिडिटी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारे बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं, देखो बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला होता है HCO3-, ठीक है, बाइकार्बोनेट आयंस का। ये यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे H प्लस के साथ कंबाइन करके यहाँ पे जो है कार्बनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि हमारा क्या होता है, एक वीक एसिड होता है। देखो बहुत ही सिंपली समझो, जैसे हमारी बॉडी के अंदर H प्लस बढ़ गया तो क्या हुआ, एसिडिटी बढ़ गई, मैंने आप लोगों को बताया है। तो यहाँ पे होगा क्या, हमारी बॉडी के अंदर एक होता है बाइकार्बोनेट आयन HCO3-, तो ये यहाँ पे क्या करेगा, ये यहाँ पे H प्लस के साथ रिएक्ट करके यहाँ पे H2CO3 का फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। और H2CO3 हमारा क्या होता है, एक वीक एसिड होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी वजह से हमारी बॉडी के पीएच में कोई बहुत ज़्यादा चेंज वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। और बात करें हम लोग यहाँ पे केस सेकंड के बारे में, यानी अगर हमारी बॉडी के अंदर H प्लस आयन बहुत ज़्यादा कम हो गए तो उसकी वजह से क्या होगा, बेसिसिटी बढ़ जाएगी। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा ये कार्बनिक एसिड है, ठीक है, H2CO3, ये यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पे आयनाइज हो जाएगा। और जैसे ही आयनाइज होगा यहाँ पे क्या होगा, H प्लस आयन रिलीज हो जाएगा। तो देखो जैसे सिंपली समझो, जैसे H2CO3 है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर जो है H प्लस आयन की बहुत ज़्यादा कमी हो गई तो यहाँ पे ये H2CO3 जो है ब्रेक हो जाएगा, किसमें, H प्लस और HCO3- में। देखो वही चीज़ है, अगर यहाँ पे H प्लस बढ़ गया तो ये कंबाइन होके H2CO3 में कन्वर्ट होगा, और अगर H प्लस घट गया तो ये टूट जाएगा और H प्लस जो है रिलीज कर देगा। और जब H प्लस रिलीज कर देगा तो जो H प्लस कम हुए थे वो फिर से नॉर्मल हो जाएंगे, और कुल मिलाकर हमारी बॉडी का जो है एसिड बेस बैलेंस यहाँ पे मेंटेन रहेगा, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। और बात करें हम लोग यहाँ पे फॉस्फेट बफर सिस्टम की, तो इसको थोड़ा आप लोग जैसे ध्यान से देखना। तो यहाँ पे जो हमारा फॉस्फेट बफर सिस्टम है ये हमारे जो है इंट्रासेलुलर फ्लूइड में हमें देखने को मिलता है। क्योंकि यहाँ पे होता क्या है कि जो हमारा फॉस्फेट है उसकी जो कंसंट्रेशन है वो हमारे इंट्रासेलुलर फ्लूइड में सबसे ज़्यादा होती है। अब यहाँ पे मुझसे एक मिस्टेक हो गई थी, तो आप लोग यहाँ पे सही कर लेना। यहाँ पे मैंने इंटेस्टाइनल लिख दिया है, इंटेस्टाइनल नहीं है, इंट्रासेलुलर, ठीक है। यानी सेल के अंदर, सेल के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म, ठीक है। यानी जो हमारा फॉस्फेट बफर सिस्टम वो हमें सेल के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। अब इस सिस्टम के अंदर होता क्या है, देखो इस सिस्टम के अंदर 2 मेजर कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है हमारा मोनोहाइड्रोजन फॉस्फेट आयन, और दूसरा होता है हमारा डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट आयन, ठीक है। मोनोहाइड्रोजन फॉस्फेट आयन का फॉर्मूला होता है यहाँ पे HPO4 2-। देखो मोनोहाइड्रोजन मतलब एक हाइड्रोजन, ठीक है, और डाईहाइड्रोजन मतलब देखो H2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे डाईहाइड्रोजन में हमें 2 H देखने को मिलते हैं और मोनो में यहाँ पे सिंगल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा ये मोनोहाइड्रोजन फॉस्फेट आयन है और जो हमारा डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट आयन है, ये दोनों यहाँ पे जो है कंबाइंड फॉर्म में हमें बॉडी के अंदर देखने को मिलते हैं। और किसके साथ, यहाँ पे सोडियम आयन के साथ। यानी जो हमारा बॉडी है उसके अंदर ये दोनों जो है सोडियम के साथ हमें जो है कंबाइंड फॉर्म में देखने को मिलते हैं। और कंबाइन होने के बाद यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे हमारा जो HPO4 है, ठीक है, HPO4 2-,
ये यहाँ पे जो है सोडियम के साथ कंबाइन होके कन्वर्ट हो जाता है डाई सोडियम मोनोहाइड्रोजन फॉस्फेट, ठीक है। और जो हमारा डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट आयन है ये यहाँ पे कन्वर्ट होके बन जाता है सोडियम डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग जो है हो सके तो याद रख लेना। देखो अगर हो सके तो याद रख लो, ठीक है, वरना आप लोग डायरेक्टली ये भी लिख सकते हो, ठीक है। आप लोग ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा स्किप कर सकते हो। अब देखो क्या है ना कि आप लोगों में से बहुत लोग स्टार्टिंग में बोल रहे थे कि नोट्स में कंटेंट कम है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे कंटेंट अब थोड़ा सा ज़्यादा डाल दे रहा हूँ। तो अब आप लोग को जो पॉइंट यहाँ पे अच्छा लगे उसको रख लिया करो, ठीक है, और जो नहीं समझ में आया उसको थोड़ा आप स्किप कर दिया करो, ठीक है। तो यहाँ पे बात करें हम लोग जो है केस फर्स्ट की, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, मान लो अगर H प्लस बढ़ गया तो क्या होगा, ध्यान से देखना। अगर हमारी बॉडी के अंदर H प्लस बढ़ गया यानी एसिडिटी बढ़ रही है, तो जो हमारा Na2HPO4 है यानी कि जो हमारा डाई सोडियम मोनोहाइड्रोजन फॉस्फेट है, ठीक है, ये यहाँ पे क्या करेगा, ध्यान से देखना, ये यहाँ पे इस H प्लस के साथ कंबाइन होके जो है कन्वर्ट हो जाएगा डाई सोडियम डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट। देखो इन्हीं दोनों का कन्वर्जन हो रहा है। देखो अगर H प्लस बढ़ेगा तो ये जो हमारा पहला वाला है ये दूसरे वाले में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो यही हो रहा है ना, ये पहला वाला यहाँ पे जो है दूसरे वाले में यानी इसमें कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग जो है ध्यान से देखना केस 2 हमारा, ठीक है। तो केस 2 में अगर हमारे मान लो यहाँ पे बॉडी में H प्लस आयन की यहाँ पे शॉर्टेज हो गई यानी H प्लस बहुत कम हो गए, तब यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा दूसरा वाला है यानी कि सोडियम डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट NaH2PO4, ठीक है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट यानी Na2HPO4, ठीक है। और यहाँ पे जो है H प्लस को जो है रिलीज कर देगा। देखो यहाँ पे 2 H है ना, तो यहाँ पे एक H है तो एक H प्लस इसने रिलीज कर दिया, और ये H प्लस क्या करेगा, जो H प्लस यहाँ पे कम हुए थे उनको दोबारा से नॉर्मल कर देगा, ठीक है, एसिड बेस के बैलेंस को यहाँ पे मेंटेन कर देगा। तो देखो बहुत ही सिंपल है, बस आप लोग ये समझो कि बस हमारे 2 केस होते हैं, ठीक है, तो इन्हीं दोनों केस पे हमारा जो बफर सिस्टम है वो यहाँ पे काम करता है। आई होप कि आप लोग समझ रहे होगे, बहुत ही सिंपल है यार, ठीक है। अब बात करें हम लोग यहाँ पे अपने थर्ड बफर सिस्टम के बारे में, तो ये होता है हमारा प्रोटीन बफर सिस्टम। अब देखो ये हमारे जो है ब्लड और प्लाज्मा का बहुत ही इंपॉर्टेंट बफर सिस्टम होता है। अब देखो हमारा यहाँ पे जो प्रोटीन होता है, हाँ वही प्रोटीन जिसकी वजह से हमारी बॉडी वगैरह बनती है, ठीक है, तो वो यहाँ पे जो है अमीनो एसिड से मिलके बना होता है, ठीक है। अब अमीनो एसिड को आप लोग ध्यान से देख लो, अमीनो एसिड का हमारा जो फॉर्मूला है वो कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है। अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर हमारा ऐसा होता है, ठीक है। यहाँ पे जो है हमें एक NH2 यानी कि अमीनो ग्रुप देखने को मिलता है, ठीक है, और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप देखने को मिलता है, और इसके बाद हमारी एक हाइड्रोजन की चेन और एक हमारी यहाँ पे जो है कार्बन की चेन देखने को मिलती है। देखो R हमारा क्या होता है, R हमारी कार्बन चेन होती है। अब R हमारा जो है अलग अलग हो सकता है, ठीक है, जैसे हमारा अमीनो एसिड भी अलग अलग टाइप का होता है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि जो हमारे प्रोटीन है वो यहाँ पे अमीनो एसिड से मिलके बने होते हैं, बहुत सारे अमीनो एसिड से। अब अमीनो एसिड के अंदर यहाँ पे हमें 2 मेन चीजें देखने को मिलती हैं। पहला होता है हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है, कार्बोक्सिल ग्रुप ये वाला COOH, ठीक है, और दूसरा होता है हमारा अमीनो ग्रुप ये वाला हमारा NH2। अब देखो यही दोनों यहाँ पे काम करते हैं, ध्यान से देखना। तो यहाँ पे बात करें सबसे पहले हम लोग केस फर्स्ट की, तो मान लो अगर हमारी बॉडी में H प्लस आयन बढ़ गए यानी एसिडिटी बढ़ गई, तो यहाँ पे ध्यान से देखना, जो हमारे अमीनो एसिड है तो इसके अंदर जो हमारा अमीनो ग्रुप है ये हमारा जो NH2 है, ठीक है, ये यहाँ पे क्या करेगा, एक बेस की तरह ऐड करेगा, और ये क्या करेगा, जो हमारे H प्लस यहाँ पे बड़े हैं उनके साथ यहाँ पे कंबाइन हो जाएगा, ठीक है, यानी जो हमारा NH2 है वो यहाँ पे H प्लस के साथ एक्सेप्ट होकर हमारे NH3 प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और उसी तरीके से बात करें हम लोग जो है केस 2 की, तो अगर हमारी बॉडी में जो है H प्लस बहुत ज़्यादा कम हो गए यानी बेसिसिटी बढ़ गई, तो उसकी वजह तो तब क्या होगा, जो हमारा अमीनो एसिड है, अब इसके अंदर देखो, अब इसके अंदर जो हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप है यानी जो हमारा COOH है, ये यहाँ पे क्या करेगा, ये आयोनाइज हो जाएगा और जो है H प्लस आयन को रिलीज कर देगा, ठीक है। देखो ये हमारा COO माइनस और H प्लस, ठीक है, और उसकी वजह से क्या होगा, जो H प्लस कम हुए थे वो बैलेंस हो जाएंगे और बॉडी का pH यहाँ पे मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग यहाँ पे बफर सिस्टम को समझ गए होंगे, और यही यहाँ पे जो है हमारे एसिड बेस बैलेंस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग यहाँ पे जल्दी से बाकी बचे 2 सिस्टम को भी देख लेते हैं, ठीक है। तो बात करें हम लोग यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम की, तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं कि द इंक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट ऑफ CO2 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्टर्बेंस इन pH ऑफ द बॉडीज इंटरनल इन्वायरमेंट। देखो इनके कहने का मतलब ये है कि जो हमारी बॉडी के अंदर CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो अगर वो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है यानी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है या फिर बहुत ज़्यादा घट रहा है, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी का जो pH है वो यहाँ पे चेंज हो जाता है, ठीक है। अब कैसे होता है आप लोग ध्यान से देखना, जैसे मान लो अगर हमारी बॉडी के अंदर जो है CO2 बहुत ज़्यादा बढ़ गया। देखो CO2 आप लोग को पता है ना, जैसे हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है हमारा, जिससे हम लोग सांस लेते हैं, हमारे जो ऐसा सिस्टम जो हमें सांस लेने में हेल्प करता है, ठीक है, यानी कि हम लोग सांस लेते हैं तो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, ऑक्सीजन को अपने अंदर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो हमारा CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड,
अगर इसका लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो यहाँ पे देखो होता क्या है कि जो हमारा CO2 है, ठीक है, वो हमारी बॉडी के अंदर वाटर तो होता ही है, आप लोग को पता है हमारी बॉडी के अंदर 70% वाटर है। तो यहाँ पे ये CO2 जो है H2O के साथ कंबाइन कर लेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ध्यान से देखना, कन्वर्ट हो जाएगा हमारा ये H2CO3 में। अब ये जो H2CO3 है, ठीक है, अब देखो ये बहुत ज़्यादा की बात हो रही है। एक नॉर्मल लेवल पे तो सब चीज़ें हमारी बॉडी में देखने को मिलती हैं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, ये H2CO3 में कन्वर्ट हो जाएगा। और H2CO3 क्या होगा, देखो अब ये हमारा ब्रेक हो जाएगा H प्लस और HCO3 माइनस में। यानी सिंपली बात करें तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा H प्लस जो है बढ़ने लगा हमारी बॉडी में, और H प्लस बढ़ेगा तो क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर एसिडिटी बढ़ जाएगी। और अगर CO2 बहुत ज़्यादा कम हो गया, अब देखो CO2 वैसे यहाँ पे कम वाला तो बहुत कम केस होता है, यहाँ पे बेसिकली ज़्यादा वाला ही केस होता है, हमारी बॉडी के अंदर जो है एसिडिटी वगैरह ही जो है देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम यहाँ पे जो है हमारी ब्रीथिंग रेट को जो है इंक्रीज या फिर डिक्रीज करके हमारी बॉडी के पीएच को यहाँ पे बैलेंस करता है। अब कैसे करता है इसको हम लोग यहाँ पे समझते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं केस फर्स्ट की, ठीक है। तो केस फर्स्ट में हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे हमारी बॉडी के अंदर जो है CO2 बढ़ गया, तो अब क्या होगा, CO2 बढ़ने से क्या होगा, एसिडिटी बढ़ जाएगी। हम लोगों ने देखा ना, अगर जैसे हमारा CO2 बढ़ रहा है तो क्या होगा, अल्टीमेटली यहाँ पे CO2 की वजह से H प्लस बढ़ जाएगा, ठीक है। तो CO2 बढ़ा तो एसिडिटी बढ़ी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम ने क्या किया, अपने ब्रीथिंग रेट को बढ़ा दिया। ब्रीथिंग रेट यानी कि हमारा जो सांस लेने वाला रेट है, ठीक है, हम लोग यहाँ पे सांस बहुत जल्दी जल्दी लेने लगेंगे। और जब हम लोग सांस जल्दी जल्दी लेने लगेंगे तो क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे CO2 को जो है एक्सेस रिमूवल करेंगे, यानी हमारी बॉडी से जो CO2 है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में बाहर जाने लगेगा। और उसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा पीएच है वो यहाँ पे बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि CO2 बढ़ गया था। तो यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम ने क्या किया, ब्रीथिंग को बढ़ा दी, और उसकी वजह से क्या हुआ, CO2 हम लोग जो है ज़्यादा बाहर छोड़ने लगे, और जो हमारा CO2 है वो नॉर्मल हो गया और पीएच हमारा बैलेंस हो गया, ठीक है। और बात करें हम लोग यहाँ पे केस सेकंड की, तो अगर मान लो यहाँ पे बेसिसिटी हमारी बॉडी में किसी वजह से बढ़ रही है, देखो CO2 की वजह से बेसिसिटी यहाँ पे बहुत कम ही बढ़ती है, बट मान लेते हैं हम लोग जो है किसी तरीके से बेसिसिटी बढ़ गई, तो क्या होगा, जो हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो ब्रीथिंग रेट को कम कर देगा, ठीक है। यानी तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर CO2 का लेवल बढ़ने लगेगा। रिटेंशन मतलब क्या होता है, हमारे CO2 का यहाँ पे बढ़ना, ठीक है। और उसकी वजह से क्या होगा, जैसे देखो मान लो अगर हमारी बॉडी में H प्लस कम हो गए तो क्या करेगा, जो हमारी ब्रीथिंग रेट है वो कम हो जाएगी, तो CO2 हमारी बॉडी में बढ़ जाएगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे H2CO3 बनेगा, H2CO3 क्या करेगा, H प्लस को रिलीज करेगा। तो H प्लस अगर कम हुए तो CO2 बढ़ जाएगा, और अगर H प्लस बढ़ गया तो CO2 हमारी बॉडी से कम हो जाएगा। देखो पूरा जो हमारा एसिड बेस बैलेंस है वो H प्लस पे बेस है, ठीक है। H प्लस बढ़ गया तो एसिडिटी बढ़ गई, H प्लस कम हुआ तो यहाँ पे बेसिसिटी बढ़ गई, ठीक है। तो इसी को हम लोग को मेंटेन करना है। आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे, ठीक है। और अब हम लोग यहाँ पे फाइनली बात करते हैं अपने लास्ट सिस्टम के बारे में, जो कि होता है हमारा रीनल सिस्टम। अब देखो ये हमारे पीएच का सबसे इफेक्टिव रेगुलेटर होता है, ठीक है। देखो इन तीनों सिस्टम में जो हमारा रीनल सिस्टम है ये हमारी बॉडी के पीएच को सबसे ज़्यादा अच्छी तरीके से बैलेंस करता है। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, ये थोड़ा सा लेट से एक्टिवेट होता है, ठीक है। मतलब सबसे पहले हमारा बफर सिस्टम एक्टिवेट होता है अगर हमारी बॉडी में पीएच डिस्टर्ब हुआ है, ठीक है। और उसके बाद रेस्पिरेटरी, और उसके बाद हमारा लास्ट में रीनल, ठीक है। लेकिन ये जब एक्टिवेट होता है तो हमारी बॉडी का पीएच पूरी तरीके से बैलेंस कर देता है। अब यहाँ पे देखो जो हमारा यूरिन है, ठीक है, उसका नॉर्मल पीएच होता है लगभग 6 के करीब, यानी थोड़ा सा एसिडिक होता है। यहाँ पे देखो हमारा रीनल सिस्टम काम कैसे करता है, जैसे हमारी बॉडी में अगर H प्लस बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करता है, जो हमारा H प्लस है उसको जो है यूरिन के थ्रू डायरेक्टली हमारी बॉडी से बाहर निकाल देता है। अब भैया अगर आप लोग को यूरिन वगैरह नहीं पता है तो आप लोग गूगल करके देख लेना, ठीक है, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हमारी बॉडी में H प्लस बढ़ गया तो यहाँ पे क्या करेगा, जो हमारा रीनल, रीनल मतलब क्या है, किडनी। तो अगर हमारी बॉडी में H प्लस बढ़ा तो जो हमारी किडनी है वो यहाँ पे यूरिन का सिक्रेशन बढ़ा देगी, जो कि हमारे H प्लस को बाहर कर देगा। और उसके बाद यहाँ पे क्या करेगी, जो हमारे बाइकार्बोनेट आयंस हैं उसको यहाँ पे रीअब्जॉर्ब कर लेगी, ठीक है। यानी यूरिन से जो है H प्लस को बढ़ा जो है बाहर निकाल देगी और बाइकार्बोनेट को रीअब्जॉर्ब कर लेगी, और इस तरीके से हमारा जो है एसिड बेस बैलेंस यहाँ पे मेंटेन रहता है। अब बाइकार्बोनेट आयन को हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही देखा, जैसे HCO3 माइनस क्या करता है, हमारे जैसे हमारी बॉडी के अंदर H प्लस बढ़ा तो इसके साथ यहाँ पे रिएक्ट करके यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो जाता है, H2CO3 में, ठीक है। और ये हमारा क्या होता है, वीक एसिड होता है। तो आई होप कि आप लोग यहाँ पे चीज़ें समझ गए होंगे। देखो एट लास्ट में आप लोग को एक चीज़ बता दूँ कि हमारी बॉडी के अंदर हर एक चीज़ ऑलरेडी प्रेजेंट होती है, ठीक है, लेकिन वो एक बैलेंस लेवल पर रहे तो अच्छी बात है, लेकिन अगर ज़्यादा कम हो जाती है तो प्रॉब्लम होने लगती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डेंटल प्रोडक्ट्स, ठीक है, यहाँ पे नाम से ही समझो इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि हमारे दांतों में यूज करने के लिए हम लोग जो भी प्रोडक्ट्स का यूज करते हैं, ठीक है,
जैसे हमारा यहाँ पे दंत मंजन हो गया, ठीक है, माउथ वॉश हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो उन्हीं सबको हम लोग यहाँ पे आज की वीडियो में देखने वाले हैं। देखो बहुत इजी टॉपिक है आज का, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग जो है पूरा टॉपिक आज एक ही वीडियो में कवर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बात करें तो डेंटल प्रोडक्ट्स आर यूज्ड टू मेंटेन द डेंटल हाइजीन एंड टू प्रिवेंट द डिके ऑफ टूथ एंड टू गिव फ्रेशनेस एंड क्लीननेस टू द टीथ एंड माउथ, ठीक है। तो यहाँ पे डेंटल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, इसको हम लोग अपनी डेंटल हाइजीन यानी कि जो हमारे दांत होते हैं, ठीक है, वो हाइजीनिक बने रहें, ठीक है, क्लीन रहें, और जो है उनके अंदर से बदबू वगैरह ना आए, ठीक है, वो यहाँ पे फ्रेश बने रहें, ठीक है। तो इस सब के लिए यहाँ पे जो है हम लोग अपने डेंटल प्रोडक्ट्स का यूज करते हैं, ठीक है। और टू प्रिवेंट द डिके ऑफ टूथ यानी कि जो हमारे दांत हैं वो खराब ना हो, ठीक है। डिके का मतलब होता है दांतों का खराब हो जाना। अब यहाँ पे देखो देयर इज अ वाइड रेंज ऑफ डेंटल प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन द मार्केट, ठीक है, यानी कि जो हमारा मार्केट है वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग तरीके के डेंटल प्रोडक्ट्स हमें देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पे देखो जो हमारा सिलेबस है उसमें बेसिकली हमें जो है 4 तरीके के डेंटल प्रोडक्ट्स को यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। जिसमें पहला है हमारा यहाँ पे एंटी कैरीज एजेंट, ठीक है, और ये हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली इसी से हमारा जो है मेन क्वेश्चन आता है, और यही हमारा पिछले 3 सालों में हर बार पूछा गया है, तो इसको हम लोग जो है ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। बाकी दूसरा होता है हमारे यहाँ पे डेंटिफ्राइसेज, ठीक है, तो जो हमारे यहाँ पे टूथपेस्ट वगैरह होते हैं वो सब हमारे डेंटिफ्राइसेज में आ जाते हैं। और फिर होते हैं हमारे डिसेंसिटाइजिंग एजेंट, और फिर होते हैं हमारे यहाँ पे सीमेंट एंड फिलर्स, ठीक है। तो इन चारों को हम लोग यहाँ पे एक एक करके देखते हैं, बट उससे पहले हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा दांतों का एक बेसिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ठीक है। तो जो हमारा यहाँ पे दांत होता है यानी कि जो हमारा टूथ होता है, इसमें हमें बेसिकली यहाँ पे 3 लेयर्स देखने को मिलती हैं। अब देखो एक चीज़ आप लोग समझो, जैसे जब हम लोग यहाँ पे एक दांत की बात कर रहे हैं तो हम लोग बोलते हैं टूथ, ठीक है, और जब यहाँ पे हमारे पूरे दांतों की बात करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टीथ, यानी टूथ का प्लूरल होता है टीथ। अब मुझे पता है यार ये बहुत बेसिक सी बातें हैं और आप में से कई लोगों को पता होंगी, बट फिर भी बताना मेरा फर्ज है, ठीक है। अ टूथ इज मेनली कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स, ठीक है। तो जो हमारा दांत होता है इसके अंदर हमें बेसिकली 3 लेयर देखने को मिलती हैं। देखो होते और भी सारे पार्ट्स हैं, बट मेन यहाँ पे 3 पार्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला होता है हमारा यहाँ पे इनेमल, तो जो हमारे दांतों का सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है ये होता है हमारा इनेमल, ठीक है। अ वाइट हार्ड मटेरियल कवरिंग द पोर्शन ऑफ टीथ अबव द गम, ठीक है, यानी हमारे गम के ऊपर जो हमें दांत का पोर्शन दिखता है वो होता है हमारा इनेमल, और ये हमारे पूरे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है, ठीक है। और उसके बाद आता है हमारे यहाँ पे डेंटाइन, तो ये क्या होता है, ये हमारे ये जो हमारा यहाँ पे दांत होता है, ठीक है, उसका यहाँ पे मिडिल पोर्शन होता है, और ये हमें दिखता नहीं है, ठीक है, हमारे दांतों का अंदर वाला पार्ट होता है, तो ये होता है हमारा डेंटाइन। तो ये जो आप लोग को यहाँ पे ग्रे कलर का एरिया दिख रहा है वो पूरा हमारा यहाँ पे डेंटाइन है। और उसके बाद आती है हमारे यहाँ पे सीमेंटम। तो सीमेंटम क्या होती है, देखो दांतों का जो हिस्सा हमारे यहाँ पे मसूड़ों के अंदर होता है, हमारे गम्स के अंदर होता है, देखो यहाँ से हमारे गम्स होते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर का जो पार्ट होता है ये वाला पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसके ऊपर आप लोग को एक लेयर दिख रही है, ये लेयर, तो इसी लेयर को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं सीमेंटम। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे ये हमारी होती है नर्व, ठीक है, तो और यहाँ पे हमारी ब्लड वेसल्स वगैरह भी हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो दांतों का एक बेसिक स्ट्रक्चर हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं आज के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक एंटी कैरीज एजेंट के बारे में। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, एंटी कैरीज यानी कि कैरीज के अपोजिट में वर्क करने वाले एजेंट, ठीक है। तो यहाँ पे एंटी कैरीज एजेंट को समझने से पहले हम लोग को समझना होगा कि कैरीज क्या होती है। तो ध्यान से देखना, डेंटल कैरीज इज द मेडिकल टर्म फॉर टूथ डिके और कैविटी। तो कैविटी का नाम तो आप लोगों ने अक्सर सुन रखा होगा, ठीक है, कैविटी कैविटी, हमारे दांतों में कैविटी लग जाएगी, हमारे यहाँ पे जितने भी ऐड वगैरह होते हैं, ठीक है, कोलगेट वगैरह के, तो वो भी कैविटी का नाम लेते हैं। तो यहाँ पे देखो कैविटी क्या होती है, बेसिकली इसको आप कह सकते हो कि दांतों के अंदर सड़न हो जाना, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को फिगर्स दिख रहे होंगे, जैसे हमारे दांतों के अंदर जब यहाँ पे हमारे दांत थोड़ा सड़ने लग जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे उनके अंदर थोड़ा सा ब्लैकिश एरिया दिखने लगता है, तो वो सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे डेंटल कैरीज के अंदर आ जाती हैं। अब यहाँ पे देखो सेकंड पॉइंट को आप लोग बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पे हम लोग ये समझेंगे कि डेंटल कैरीज हो कैसे जाती हैं। तो डेंटल कैरीज और टूथ डिके इज कॉज्ड बाय एसिड्स, ठीक है, प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन कार्बोहाइड्रेट्स। अब आप लोग ध्यान से सुनना, हम लोग जो खाना खाते हैं उसमें बेसिकली हमें 3 चीज़ें देखने को मिलती हैं, ठीक है। पहला होता है हमारा प्रोटीन, दूसरा होता है कार्बोहाइड्रेट, और थर्ड होता है हमारा फैट। तो जो लोग भी जिम वगैरह करते हैं उनको तो थोड़ा बेसिक नॉलेज होगी यहाँ पे प्रोटीन वगैरह के बारे में, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट आप लोगों को तो बहुत ज़्यादा पता होगा। बट यहाँ पे देखो जिनको नहीं पता है, आप लोग समझो कि जो भी हम लोग खाना खाते हैं उसके अंदर 3 ही चीज़ें होती हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट, है ना। तो यहाँ पे देखो जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है, तो वो क्या होता है कि जब वो हमारे यहाँ पे दांतों में जाके चिपक जाता है, ठीक है, जैसे हम लोग ने कोई खाना खाया और वो हमारे दांतों में जाके चिपक गया, तो जो हमारे यहाँ पे दांत होते हैं, ठीक है, उनके पास यहाँ पे बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह देखने को मिल जाते हैं। अब वो यहाँ पे करते क्या है, जैसे कोई हम लोगों ने खाना खाया, वो हमारे दांतों में जाके चिपक गया, ठीक है,
तो वहाँ पे उस खाने के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट वाला पार्ट है, ठीक है, तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, ये यहाँ पे उससे जो है रिएक्शन करके यहाँ पे क्या करते हैं, एसिड को प्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली हमारा लैक्टिक एसिड होता है। तो ये एसिड क्या करता है, ये हमारे दांतों को धीरे धीरे गलाना शुरू कर देता है, ठीक है, और उसी की वजह से मेनली हमें यहाँ पे डेंटल कैरीज की प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जो हमारी डेंटल कैरीज है, इसको यहाँ पे डीकैल्सिफिकेशन ऑफ टूथ के नाम से भी हम लोग जान सकते हैं, ठीक है। डीकैल्सिफिकेशन मतलब क्या है, कैल्सिफिकेशन का यहाँ पे जो है खत्म होना। तो देखो, हमारे दांतों का जो मेन पार्ट है वो यहाँ पे कैल्शियम से मिलकर बना होता है। तो जब हमारे दांत यहाँ पे गलना चालू हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे सड़ना चालू हो जाएंगे, तो क्या होगा, हमारे दांतों से कैल्शियम कम होना चालू हो जाएगा। तो उसी को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं डीकैल्सिफिकेशन, ठीक है, यानी कैल्शियम का कम हो जाना। अब यहाँ पे देखो, इस फ्लोचार्ट की मदद से आप लोग बहुत आसानी से समझ सकते हो, ठीक है। जैसे हमारे दांतों के पास जो बैक्टीरिया या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, वो क्या करते हैं, जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनको यहाँ पे एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, और उसके बाद ये क्या करता है, हमारे टूथ के अंदर डीकैल्सिफिकेशन काज कर देता है, और उसकी वजह से क्या होता है, हमें डेंटल कैरीज या फिर कैविटी की प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग यहाँ पे डेंटल कैरीज को समझ गए होंगे। अब यहाँ पे देखो, जो हमारी डेंटल कैरीज है उसको हम लोग यहाँ पे अपनी ओरल और डेंटल हाइजीन को मेंटेन करके दूर रख सकते हैं, ठीक है। देखो, जैसे यहाँ पे हमेशा बोला जाता है ना कि 2 टाइम हमें ब्रश करना चाहिए। वो क्यों बोला जाता है, जैसे रात में जब आप लोग खाना खाते हो तो क्या होता है, वो अक्सर हमारे दांतों में चिपक जाता है। तो खाना खाने के बाद हमें ब्रश करने को इसीलिए बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना कि जैसे वो दांत में जब खाना चिपका रहेगा तो रात भर में क्या होगा, वो हमारे दांतों में चिपका रहेगा, और उसकी वजह से क्या होगा, जो बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा, ठीक है, और वो यहाँ पे जो है उनके साथ रिएक्शन करके एसिड वगैरह कॉज कर देंगे। तो इसीलिए बोला जाता है कि दिन में जो है मतलब डेली जो है 2 टाइम ब्रश करना चाहिए। ऑल्दो मैं भी नहीं कर पाता हूँ, क्या किया जा सकता है यार, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जो एंटी कैरीज एजेंट है वो हमारे क्या होते हैं, वो हमारे स्पेशली ऐसे केमिकल कंपाउंड होते हैं जो कि हमारी डेंटल कैरीज की प्रॉब्लम को जो है दूर करने के लिए यूज किए जाते हैं। अब देखो, एंटी कैरीज यानी कि डेंटल कैरीज के अपोजिट में काम करने वाला, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देखना ध्यान से कि करेंटली फ्लोराइड इज द मेन एंटी कैरीज एजेंट विच इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ डेंटल कैरीज। यानी आज की डेट में जो हमारी डेंटल कैरीज की प्रॉब्लम है उसको दूर करने के लिए हम लोग यहाँ पे मेनली फ्लोराइड का यूज करते हैं, ठीक है। फ्लोराइड हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, ठीक है, एंटी कैरीज एजेंट में। अब यहाँ पे देखो, एग्जाम में लगभग हर साल ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, रोल ऑफ फ्लोराइड इन द ट्रीटमेंट ऑफ डेंटल कैरीज, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज़ को आप लोग बहुत ही ध्यान से देखना। तो यहाँ पे जैसे कि फ्लोराइड हमारा जो है मोस्ट कॉमनली यूज्ड एंटी कैरीज एजेंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जो हमारा यहाँ पे फ्लोराइड होता है वो हमारी बॉडी के अंदर भी नेचुरली देखने को मिलता है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे जो है ये वैरायटी ऑफ फूड्स में भी जो है स्मॉल अमाउंट में हमें देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे देखो, जो हमारा यहाँ पे फ्लोराइड होता है, ठीक है, उसका जब हम लोग यहाँ पे सॉल्ट या फिर सोल्यूशन फॉर्म जो है इंटरनली लेते हैं, ठीक है, कैसे भी ले सकते हैं, खा के पी के, ठीक है, तो जैसे उसका सोल्यूशन भी आता है, टैबलेट भी आती हैं। तो जैसे हम लोगों ने फ्लोराइड को अंदर लिया तो वो क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, और उसके बाद जो है हमारी बोन और डेवलपिंग टीथ में ट्रांसपोर्ट हो जाता है, ठीक है, और जो बचा हुआ अमाउंट है, ठीक है, जो यहाँ पे नहीं यूज हुआ है, वो हमारी किडनी के थ्रू यहाँ पे बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है, यूरिन के थ्रू। अब यहाँ पे देखो, जो हमारा डिपॉजिटेड फ्लोराइड होता है वो क्या करता है, वो हमारे जो है टीथ की सरफेस पे जाके जो हमारे यहाँ पे एसिड है, ठीक है, जैसे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है अगर उन्होंने यहाँ पे एसिड बना दिया है, ठीक है, तो उसके एक्शन को यहाँ पे जो है प्रिवेंट करने का काम करता है। जैसे कि फ्लोराइड है, ठीक है, उसको हम लोगों ने अंदर लिया तो वो क्या हुआ, हमारे यहाँ पे दांतों के पास जाके जमा हो गया, ठीक है, डिपॉजिट हो गया। तो उसने क्या किया, डिपॉजिट होने के बाद वहाँ पे उसने जो है यहाँ पे जो है एसिड का जो एक्शन है उसको यहाँ पे प्रिवेंट कर दिया, यानी कि रोकने का काम कर दिया। और जब यहाँ पे एसिड अपना काम ही नहीं कर पाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारी जो कैविटी की प्रॉब्लम है वो भी बच जाएगी, है ना। अब यहाँ पे देखो, एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा फ्लोराइड है वो बहुत कम अमाउंट में ही लिया जाता है, ठीक है। जैसे कि अगर मान लो डेंटल कैरीज की प्रॉब्लम देखने को भी मिल रही है तो बहुत कम, ध्यान से देखना, 1 ppm, ppm मैंने आप लोग को बताया था पार्ट्स पर मिलियन, यानी 1 मिलियन में हमारा 1 पार्ट फ्लोराइड हो, ठीक है। इतना कम अमाउंट में हमें जो है फ्लोराइड लेना होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इसको बिल्कुल भी नहीं लेना होता है। अगर हम लोगों ने यहाँ पे जो है 2 से 3 ppm भी ले लिया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो है हमें डेंटल फ्लोरोसिस की प्रॉब्लम को कॉज कर सकता है। अब डेंटल फ्लोरोसिस क्या होता है, जैसे कि दांतों पे आप लोगों ने कभी, मतलब आप लोग क्यों देखोगे, जैसे कुछ कुछ लोग के ऐसे हो जाते हैं ना, सफ़ेद सफ़ेद थोड़ा सा धब्बे टाइप के पड़ जाते हैं, जैसे आप लोग को यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब देखो, नॉर्मली देखो ये इतना बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर ये सीवियर स्टेज में जाए, ठीक है, अगर इसका स्टेज 4 आ गया तो ये हमारे पूरे दांत को ख़त्म कर सकती है। तो यहाँ पे देखो, फ्लोराइड जितना अच्छा है उतना ही बेकार भी है। अगर एक लिमिट में हो तो ठीक है, अगर लिमिट से ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा बेकार हो जाता है। देखो, लिमिट से ज़्यादा तो कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती है, आप लोगों को पता ही है ना।
अब यहाँ पे देखो यहाँ पे जो हमारा फ्लोराइड है उसको हम लोग यहाँ पे लेते कैसे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लोराइड को हम लोग जो है दो तरीके से ले सकते हैं, ठीक है, इंटरनली और टॉपिकली। तो इंटरनली का मतलब क्या है कि हम लोग अपनी बॉडी के अंदर लेंगे, ठीक है, यानी कि खा पी के, है ना। और टॉपिकली का मतलब क्या है कि जैसे जो हमारा दांत है उसके ऊपर हम लोग यहाँ पे हाथों से या फिर जो है सोल्यूशन अप्लाई करेंगे, ठीक है, अपने दांतों के ऊपर डायरेक्ट अप्लाई करना। तो ओरली की बात करें तो यहाँ पे इसको हम लोग यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर या फिर जूस के साथ भी ले सकते हैं 1 ppm पर डे के हिसाब से, ठीक है। और उसके बाद हमारी जो हमारा मार्केट है वहाँ पे सोडियम फ्लोराइड की टैबलेट भी देखने को मिलती हैं। अब देखो जो हमारा फ्लोराइड है इसको यहाँ पे डायरेक्टली तो लिया नहीं जाता है, इसको बेसिकली यहाँ पे सोडियम फ्लोराइड के फॉर्म में जो है हमें जो है मेनली दिया जाता है। तो सोडियम फ्लोराइड को हमें यहाँ पे अपने सिलेबस में पढ़ना है, तो उसको भी हम लोग अभी जो है आगे देख लेंगे, है ना। तो सोडियम फ्लोराइड जो टैबलेट है उसको भी हम लोग यहाँ पे 2.2 mg पर डे के हिसाब से ले सकते हैं। और बात करें यहाँ पे टॉपिकल एप्लीकेशन की, यानी कि अगर हम लोग जो है दांतों के ऊपर डायरेक्टली अप्लाई कर रहे हैं तो इसका यहाँ पे 2% सोल्यूशन जो है मार्केट में देखने को मिल जाता है। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने सोडियम फ्लोराइड के बारे में। अब देखो जैसे कि मान लो अगर एंटी कैरीज एजेंट आपसे पूछा गया तो आप लोग को पूरा लिख के आना है, ठीक है, हमारे पूरा डेंटल कैरीज को एक्सप्लेन करना है, फिर रोल ऑफ फ्लोराइड लिखना है और उसके बाद यहाँ पे सोडियम फ्लोराइड के बारे में भी लिखना है। और कभी कभी क्या है कि एग्जाम में डायरेक्ट आपसे सोडियम फ्लोराइड के बारे में पूछ लिया जाएगा, तो इसके बारे में हमें पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। देखो यहाँ पे डेंटल प्रोडक्ट्स में आप लोग और कुछ पढ़ो ना पढ़ो पर ये वाला क्वेश्चन आप लोग जरूर पढ़ लेना, ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे जो हमारा सोडियम फ्लोराइड है इसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaF, ठीक है, Na मतलब सोडियम, F मतलब फ्लोराइड। और मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो इसका होता है 41.99 ग्राम पर मोल। अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करें तो इसको यहाँ पे देखो हम लोग बनाते कैसे हैं। इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय न्यूट्रलाइजिंग हाइड्रोजन फ्लोराइड विथ सोडियम कार्बोनेट, यानी कि जो हमारे यहाँ पे HF यानी कि हाइड्रोजन फ्लोराइड होता है, ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पे Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट के साथ जो है रिएक्ट करके अपने जो है 2NF यानी कि हमारा यह क्या होता है सोडियम फ्लोराइड को जो है फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम लोग जो है सोडियम फ्लोराइड का यहाँ पे बना सकते हैं। और इसका यहाँ पे एक अल्टरनेटिव मेथड भी होता है, ठीक है, एक दूसरे तरीके से भी हम लोग बना सकते हैं, जैसे कि इट कैन आल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय डबल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड विथ सोडियम कार्बोनेट वेयर इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट कैन बी रिमूव्ड बाय फिल्ट्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो हमारा कैल्शियम फ्लोराइड होता है, ठीक है, जब हम लोग उसको यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराते हैं तो भी हमें जो है अपना सोडियम फ्लोराइड देखने को मिल जाता है। अब उसके बाद देखो यहाँ पे एक इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट भी फॉर्म होता है, तो इसको हम लोग यहाँ पे फिल्टर करके रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो मेनली हमें यहाँ पे इन दो तरीकों से सोडियम फ्लोराइड जो है देखने को मिल जाता है। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये यहाँ पे हमें जो है कलरलेस, ऑर्डरलेस क्रिस्टल और या फिर वाइट पाउडर के फॉर्म में देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हो सकता है कि ये कलरलेस हो या फिर हो सकता है यहाँ पे वाइट कलर का भी देखने को मिल सकता है। और ऑर्डरलेस का मतलब इसके अंदर कोई भी ऑर्डर यानी कि कोई भी सुगंध वगैरह नहीं होती है, ठीक है। और बात करें तो ये यहाँ पे हमारा वाटर में सॉल्युबल होता है लेकिन हमारा अल्कोहल में इनसॉल्युबल होता है, ठीक है। और इसका जो एक्वा सॉल्यूशन है वो हमारे जो है ऑर्डिनरी ग्लास बॉटल को यहाँ पे करोड कर देता है। अब यहाँ पे इसको आप लोग समझो, देखो करोड का मतलब ये भी नहीं होता है कि ग्लास को तोड़ देता है, लेकिन अगर जैसे हम लोग कोई नॉर्मल सा ग्लास है, ठीक है, और उसमें हम लोगों ने सोडियम फ्लोराइड का एक्वा सॉल्यूशन बना के रख दिया तो ग्लास ना थोड़ा सा कह सकते हो कि जैसे वो थोड़ा सा नष्ट हो जाता है, ठीक है, जैसे ग्लास खराब कर देता है पूरी तरीके से, है ना। तो हमारा सोल्यूशन भी खराब हो जाता है। तो इसके लिए यहाँ पे एक स्पेशल टाइप की डार्क पायरेक्स बॉटल आती है, ठीक है, तो उसमें हम लोग जो है इसको यहाँ पे स्टोर करने का या फिर रखने का काम करते हैं। अब यूजेज की बात करें तो यहाँ पे इसको हम लोग यहाँ पे मेनली तो डेंटल कैरीज में यूज करते हैं, है ना, हम लोगों ने उसी के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं। अब देखो उसके अलावा यहाँ पे इसको जो है इंसेक्टिसाइड के फॉर्म में भी यूज किया जाता है, ठीक है, यानी जो इंसेक्ट वगैरह होते हैं, ठीक है, तो उनको किल करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। और उसके बाद यहाँ पे जो है हमारी टूथपेस्ट यानी कि हमारे जो मंजन वगैरह होते हैं, ठीक है, उनको बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। और स्टोरेज की बात करें तो इसको हम लोग यहाँ पे वेल क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर में एक डार्क प्लेस में स्टोर करते हैं, ठीक है, यानी एक अंधेरी जगह इसको जो है रखा जाता है। तो आई होप कि आप लोग को यहाँ पे एंटी कैरीज और फ्लोराइड वाला टॉपिक समझ में आ गया होगा। और देखो यही हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी हमारी कुछ और भी चीज़ें हैं तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, बट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वहाँ से क्वेश्चन जो है थोड़ा सा कम आते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं डेंटिफ्राइसिस के बारे में। अब डेंटिफ्राइसिस क्या है? कुछ नहीं, वही यार जो हम लोग यहाँ पे मंजन वगैरह करते हैं, ठीक है, सुबह हम लोग जो यहाँ पे टूथपेस्ट वगैरह करते हैं, तो वही सारी चीज़ें हमारी डेंटिफ्राइसिस के अंदर आ जाती हैं, ठीक है। तो डेंटिफ्राइसिस आर द प्रोडक्ट्स दैट आर यूज्ड फॉर क्लीनिंग ऑफ टीथ एंड एडजेसेंट गम, ठीक है, यानी हम लोग अपने दांतों को साफ करने के लिए जो भी चीज़ें यूज करते हैं उसी को हम लोग यहाँ पे डेंटिफ्राइसिस बोलते हैं। अब इसको हम लोग यहाँ पे फिंगर्स या फिर टूथब्रश के हेल्प से जो है यूज कर सकते हैं। तो फिंगर से तो आजकल कोई नहीं करता है, यहाँ पे टूथब्रश में ही लगा के हम लोग करते हैं, है ना।
अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है जो हमारा डेंटिफ्राइसेज है वो हमें पेस्ट के फॉर्म में भी देखने को मिलता है और पाउडर्स के फॉर्म में भी देखने को मिलता है। अब देखो आजकल तो पेस्ट ही चल रहा है, लेकिन पुराने ज़माने में यहाँ पे जो है पाउडर के फॉर्म में भी हमें अपना जो है मंजन वगैरह देखने को मिलता था। ठीक है, आज भी आप लोग गाँव वगैरह में देखोगे तो कहीं कहीं आप लोग को देखने को मिल जाएगा, है ना। अब द क्लीनिंग एक्शन ऑफ डेंटिफ्राइसेज डिपेंड्स अपॉन एब्रेसिव प्रॉपर्टी एंड रबिंग फोर्स। अब जैसे जो हमारा डेंटिफ्राइसेज है उसका जो क्लीनिंग एक्शन है, तो उसको हम लोग यहाँ पे जैसे अपना जो ब्रश है उसको किस तरीके से कितने फोर्स से अपने दांतों पे यूज़ कर रहे हैं, तो उस पर भी यहाँ पे डिपेंड करता है ना। जैसे ज़्यादा अच्छे से करेंगे तो ज़्यादा साफ होगा, और अगर हल्के से जल्दी से कर लिया तो आप समझ सकते हो। अब यहाँ पे बात करें हम लोग जो है प्रॉपर्टीज ऑफ डेंटिफ्राइसेज के बारे में, तो डेंटिफ्राइसेज क्या होते हैं, हमारे फिजिकल रिमूवल ऑफ प्लैक में यूज होते हैं। ठीक है, तो प्लैक क्या होता है, जैसे दांतों में कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा हमारी जो है पीली कलर की एक परत जमा हो जाती है। ठीक है, अक्सर जो है लोगों में हो ही जाती है। ठीक है, आप लोग भी चेक कर लेना, आप लोग के दांतों में हो सकता है देखने को मिले। तो अगर हम लोग यहाँ पे अच्छे से ब्रश वगैरह करते हैं तो उसके यहाँ पर रिमूवल में भी जो है यूज होता है। अब देखो जो हमारा यहाँ पे एक गुड डेंटिफ्राइसेज होता है, ठीक है, यानी कि एक अच्छा यहाँ पे अगर कोई दंत मंजन है तो वो यहाँ पे हमारे दांतों से जो है स्टेन जरूर रिमूव करेगा। ठीक है, और हमारे माउथ को यहाँ पे फ्रेशनेस भी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टी जो है एक डेंटिफ्राइसेज की होनी चाहिए। और ड्रॉबैक्स की बात करें तो यहाँ पे जो हमारा डेंटिफ्राइसेज है वो हमारे जो है दांतों के अंदर वाले एरिया को साफ नहीं कर पाता है। ठीक है, जैसे दांतों के ऊपर ऊपर तो ये काम कर देता है, लेकिन जो जैसे दांत के बीच की लेयर है, ठीक है, तो वहाँ तक यहाँ पे पहुँच नहीं पाता है। तो ये सारे कुछ हमारे ड्रॉबैक्स भी होते हैं। ड्रॉबैक्स का मतलब है कि इसके अंदर क्या चीज़ें खराब है ना। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में। अब कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, देखो ये हमारा टूथपेस्ट के अंदर का मेन इंग्रेडिएंट होता है। ठीक है, जैसे कि जो भी हमारे डेंटिफ्राइसेज होते हैं तो उसमें हमें जो है कैल्शियम कार्बोनेट जो है लगभग जरूर से देखने को मिलता है। अब इसका केमिकल फॉर्मूला की बात करें तो होता है CaCO3। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो 100.09 ग्राम पर मोल, और साइनोनेम यानी कि इसके और नामों की बात करें तो प्रेसिपिटेटेड चॉक के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। अब इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करें तो यहाँ पे जो हमारा कैल्शियम क्लोराइड होता है, ठीक है, जब हम लोग उसको यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट के साथ जो है बॉईल करते हैं, ठीक है, तो हमें यहाँ पे जो है कैल्शियम कार्बोनेट के यहाँ पे प्रेसिपिटेट देखने को मिलते हैं। देखो आप लोग ध्यान से समझना, ठीक है, जैसे कि इन दोनों की रिएक्शन जब हम लोग कराते हैं तो क्या होता है कि हमारी जो रिएक्शन होती है उसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। प्रेसिपिटेट हमारा आप कह सकते हो कि एक वाइट कलर का पाउडर होता है, ठीक है, जो हमारी रिएक्शन में फॉर्म होता है, और वही प्रेसिपिटेट हमारा जो है कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज की बात करें तो जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है वो यहाँ पे व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर के फॉर्म में देखने को मिलता है, और ये यहाँ पे ऑर्डरलेस होता है, कोई ऑर्डर वगैरह नहीं होती है, और यहाँ पे टेस्टलेस होता है, कोई टेस्ट वगैरह भी नहीं होता है। और उसके बाद बात करें तो ध्यान से देखना, यहाँ पे जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है ये ना तो वाटर में सॉल्युबल होता है ना तो अल्कोहल में। ये किस में सॉल्युबल होता है, डाइल्यूट HCl एंड HNO3, यानी कि जो हमारे डाइल्यूट एसिड्स वगैरह होते हैं उसके अंदर जो है हमें ये सॉल्युबल देखने को मिलता है। HCl क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना। और यूजेज की बात करें तो इसको हम लोग यहाँ पे डेंटिफ्राइसेज और पॉलिशिंग एजेंट के फॉर्म में यूज करते हैं। तो डेंटिफ्राइसेज के अंदर हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। और पॉलिशिंग एजेंट क्या होते हैं, जो हमारे दांतों की चमक वगैरह बढ़ाते हैं। ठीक है, जैसे आप डेंटिस्ट के पास जाते हो तो उसके पास पॉलिशिंग एजेंट वगैरह होते हैं, तो उसमें भी कैल्शियम कार्बोनेट देखने को मिलता है। और उसके बाद ये भी हमारा इंसेक्टिसाइड की तरह भी यूज होता है, और एंटासिड की तरह भी हमारा कैल्शियम कार्बोनेट यूज होता है। अब एंटासिड क्या होता है, हमारे बॉडी में जब एसिडिटी वगैरह हो जाती है तो उसको रोकने के लिए हम जो कुछ सिरप पीते हैं तो उसके अंदर भी यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट हमें देखने को मिलता है। तो एंटासिड को यहाँ पे हमें जो है अपनी आने वाली यूनिट्स में भी जो है डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं डीसेंसिटाइजर्स के बारे में। अब देखो डीसेंसिटाइजर्स, आप लोग को पता है सेंसिटिविटी का नाम तो आप लोगों ने जरूर सुन रखा होगा। यहाँ पे टीवी में अक्सर आप लोगों ने सेंसोडाइन वगैरह का जो है ऐड देखा होगा। तो वहाँ पे क्या बताते हैं, हमारे दांतों के अंदर जो झंझनाहट होती है, ठीक है, तो हो सकता है आप लोगों ने ना फेस किया हो, लेकिन क्या होता है कि जैसे कुछ लोगों को क्या होता है कि वो लोग अगर बहुत ठंडा पानी पीते हैं या फिर कुछ बहुत गर्म पीते हैं तो उनके दांतों में बहुत सी झंझनाहट देखने को मिलती है। ठीक है, तो उनको बहुत तकलीफ होती है। ठीक है, उनके दांत एकदम दर्द वगैरह करने लगते हैं, तो उसी को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं सेंसिटिविटी। तो उस डेंटल सेंसिटिविटी को रोकने के लिए जो एजेंट यूज करते हैं उसी को हम लोग यहाँ बोलते हैं डीसेंसिटाइजर्स, है ना, सेंसिटाइजिंग को यहाँ पे रोकने वाला। तो जो हमारे टीथ हैं वो यूजली यहाँ पे जो है हीट और कोल्ड को लेके सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ड्यूरिंग टूथ डिके, यानी कि अगर हमारे दांत जो है खराब होना शुरू हो गए, ठीक है, तो उस टाइम यहाँ पे जो हमारा सेंसिटिवनेस है, ठीक है, दांतों का, वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, अगर टूथ डिके की प्रॉब्लम हो रही है तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर फिर आप लोग जो है कुछ ठंडा या गर्म खाओगे तो बहुत तेज़ लगेगा। ठीक है, बहुत तेज़। तो यहाँ पे जो हमारे डीसेंसिटाइजिंग एजेंट है वो क्या करते हैं, वो यहाँ पे जो है
हमारे जो सेंसिटिव टीथ है उसके अंदर जो है पेन को कम कर देते हैं। जैसे कि जब सेंसिटिविटी होती है, झंझनाहट होती है, तो दर्द होता है, पेन होता है। तो जो डिसेंसिटाइजिंग एजेंट है वो यहाँ पे क्या करते हैं, हमारे दांतों की जो है सेंसिटिविटी को भी कम करते हैं और पेन को भी यहाँ पे कम कर देते हैं। और ये यहाँ पे क्या करते हैं, दे एक्ट एज लोकल एनेस्थेटिक्स। ठीक है, एनेस्थेटिक क्या होता है, एनेस्थेटिक आप लोग कह सकते हो कि सुन्न करने वाली दवा। ठीक है, अक्सर आप लोगों ने सुन रखा होगा, क्या होता है कि ये दर्द को ख़त्म कर देती है। तो ये हमारे जो डिसेंसिटाइजर हैं वो यहाँ पे लोकल एनेस्थेटिक की तरह यूज काम करते हैं ना। और बात करें हम लोग जो है जिंक क्लोराइड की, तो ये हमारे जो है एक मेन डिसेंसिटाइजिंग एजेंट होता है। तो इसका केमिकल फॉर्मूला होता है ZnCl2, मॉलिक्यूलर वेट होता है 136.28 ग्राम पर मोल। और प्रिपरेशन की बात करें तो इसको हम लोग यहाँ पे जो है ग्रैन्युलेटेड जिंक और HCl की रिएक्शन से जो है फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, Zn+2HCl इज इक्वल टू ZnCl2, जो कि हमारा क्या होता है, जिंक क्लोराइड। और प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये यहाँ पे जो है हमें व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर के फॉर्म में देखने को मिलता है। ये भी ऑर्डरलेस होता है। और ये यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे वाटर और अल्कोहल दोनों में सॉल्युबल होता है। और यूजेज की बात करें तो इसको हम लोग यहाँ पे डिसेंसिटाइजर्स की तरह यूज करते हैं और एंटीसेप्टिक की तरह भी इसको यूज करते हैं और डेंटल फिलिंग्स में भी हम लोग इसको यूज करते हैं। अब डेंटल फिलिंग्स क्या होती है, तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है, इसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं आज की वीडियो के लास्ट टॉपिक के बारे में, जो कि हमारा सीमेंट एंड फिलर्स। अब देखो क्या है कि जो हमारे ये सारे टॉपिक्स हैं इनको बहुत डिटेल में मैं इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में बहुत कम पूछा जाता है। ठीक है, और अगर पूछा भी जाता है तो 2-3 नंबर में, तो उस हिसाब से यहाँ पे हमारा जो कंटेंट है वो सफिशियंट है। ठीक है, तो डेंटल सीमेंट आर यूज टू टेम्परली कवर एंड प्रोटेक्ट एरियाज दैट हैव अंडरगॉन ऑपरेशन इन डेंटल सर्जरी। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से सुनना, जैसे कि जब भी हम लोग यहाँ पे दांतों की सर्जरी या ऑपरेशन वगैरह कराते हैं, ठीक है, तो जैसे जो दांतों के आसपास का एरिया होता है, मसूड़े होते हैं, टिश्यू होते हैं, ठीक है, तो उसको यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, हम लोग जो है कुछ टेम्परेरी फिलर का यूज करते हैं। तो उसी को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं डेंटल सीमेंट। यानी देखो ये यहाँ पे परमानेंट नहीं होता है। ठीक है, यानी कुछ टाइम के लिए यहाँ पे लगाया जाता है और उसके बाद जैसे ही वो एरिया यहाँ पे सही हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे काम हमारा पूरा हो जाता है, इसको दोबारा से यहाँ पे रिमूव कर दिया जाता है। लेकिन देखो कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे हमारे दांतों का कुछ हिस्सा है, ठीक है, तो अगर वो एकदम मतलब ख़त्म हो चुका है, ठीक है, उसके अंदर कुछ हो ही नहीं सकता, तो वहाँ पे कुछ फिलर्स का परमानेंट यूज भी किया जाता है। ठीक है, लेकिन वो एक अलग केस है। बाकी नॉर्मली इसको हम लोग जो है टेम्परेरी यूज में लेते हैं। ठीक है, द सीमेंटिंग मटेरियल इज अप्लाइड एज अ पेस्ट विच गेट्स हार्डेंड एंड फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव लेयर। ठीक है, तो जो हमारा सीमेंटिंग मटेरियल होता है, जैसे कि जो भी प्रोडक्ट हम लोग जो है अपनी सीमेंट या फिर फिलर्स में यूज करते हैं, तो वो यहाँ पे एक पेस्ट के फॉर्म में पहले अप्लाई किया जाता है और धीरे धीरे क्या होता है, वो हार्ड हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा कड़ा हो जाता है और उसके बाद यहाँ पे एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है। ठीक है, जिससे हमारा जो एरिया है वो यहाँ पे प्रोटेक्टेड रहता है। ठीक है, सुरक्षित रहता है। आफ्टर हीलिंग ऑफ द एरिया द सीमेंट कैन बी रिमूव बाय डेंटिस्ट। ठीक है, अब जैसे कि जो हमारा एरिया है जिसको हम लोगों ने यहाँ पे प्रोटेक्शन दिया था, जब वो यहाँ पे हील हो गया, ठीक है, जब वो यहाँ पे पूरी तरीके से सही हो गया, तो उसके बाद जो हमारी ये डेंटल सीमेंट है वो यहाँ पे डेंटिस्ट के द्वारा यहाँ पे रिमूव कर दी जाती है। यानी हमारा जो दांत है वो पहले जैसा हो जाता है। अब यहाँ पे देखो जो हमारा जिंक यूजेनॉल सीमेंट होता है, जिसको हम लोग यहाँ पे जिंक ऑक्साइड यूजेनॉल सीमेंट के नाम से भी जानते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे मेनली सीमेंट एंड फिलर्स के अंदर यूज करते हैं। ठीक है, ये हमारी जो है डेंटिस्ट्री में लगभग 1890 से यूज किया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको जो है सबसे बेस्ट सीमेंटिंग मटेरियल जो है कंसाइडर किया जाता है। ठीक है, क्योंकि इसकी क्या है ना कि इसकी स्ट्रेंथ जो है लो होती है। जैसे देखो हम लोग टेम्परेरी यूज में यूज कर रहे हैं, हमें परमानेंट तो चाहिए नहीं, तो हमें जो है थोड़ा सा लो स्ट्रेंथ वाला चाहिए ना, ज़्यादा भी स्ट्रेंथ ना हो। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और उसके बाद जो है हमारे जो और भी डेंटल सीमेंट्स होते हैं, तो उसमें सबसे लीस्ट इरिटेटिंग होता है, यानी कि ज़्यादा इरिटेशन वगैरह जो है कॉज नहीं करता है। अब इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर हमें जो है मेनली यूजेनॉल, ऑलिव ऑयल या फिर क्लोव ऑयल और जिंक ऑक्साइड जो है देखने को मिलता है। और इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये हमारा जो है एक लो स्ट्रेंथ का सीमेंट होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो है टेम्परेरी फिलिंग्स में यूज़ किया जाता है। अब देखो यहाँ पे इसके अंदर जो हमारा यूजेनॉल होता है, ठीक है, जिंक यूजेनॉल नाम है ना इसका, तो जो यूजेनॉल होता है वो क्या करता है, माइल्ड एंटीसेप्टिक और एनेस्थेटिक इफेक्ट जो है प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आज का लेक्चर हमारा खत्म होता है। बाकी हमारे यहाँ पे यूनिट 2 कंप्लीट हो चुकी है और बाकी अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके बताना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।